हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडिया इज नाउ नक्सल फ्री। कह रहा है कि भारत जो है अब वो नक्सलवाद से फ्री हो गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह डिक्लेयर्ड इन द लोकसभा ऑन मार्च 30। कह रहा है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने लोकसभा में ये चीज़ घोषणा करी 30 मार्च को। इंडिया इज़ नाउ नक्सल फ्री। नक्सलवाद का पता ही होगा क्या होता है कि लोकतंत्र सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, डेमोक्रेसी के ऊपर लोग विश्वास नहीं रखते हैं, उनका अपना ही मत होता है और सरकार का विरोध करने के लिए वो हथियार भी उठाते हैं, जैसे माओइस्ट हो गए। ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में, जो उनके पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अ डे अहेड ऑफ द डेडलाइन ही हैड सेट फॉर हिमसेल्फ फॉर एंडिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कह रहा है कि ये एक दिन पहले ही इन्होंने ये घोषणा कर दी उसकी, जो कि इन्होंने खुद से अपनी डेडलाइन सेट करी थी कि कब तक ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब वही नक्सलवाद से हमको छुटकारा दिलाएंगे। तो उसके एक ही दिन पहले अमित शाह जी ने घोषणा कर दी कि अब भारत जो है वो नक्सल फ्री है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब वही है कि जो लोग लेफ्ट की विचारधारा रखते हैं मगर वो एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उग्रवादी हैं, हथियारों और लड़ाई से पर विश्वास रखते हैं, बातचीत और शांति के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। His assertion follows 3 years of intensive paramilitary operations. Assertion का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर दावा जो उन्होंने कहा है। कह रहा है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो 3 साल लगातार चलने वाला पैरामिलिट्री ऑपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव था, स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा तीव्र था। कह रहा था जो ये पैरामिलिट्री ऑपरेशन चला है 3 साल, उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान 4,839 माओइस्ट सरेंडर्ड, जिसमें से 4,839 जो माओइस्ट थे उन्होंने सरेंडर किया। 2,218 जो थे वो अरेस्टेड हो गए, उनको अरेस्ट किया गया। और जो 706 थे वर न्यूट्रलाइज इन इनकाउंटर्स मतलब मुठभेड़ में, लड़ाई में न्यूट्रलाइज कर दिए गए, मतलब मार दिए गए। तो 700 जो है वो मुठभेड़ में मारे गए। Mr. Shah had made tackling LWE a central piece of his internal security policy। कह रहा है कि मिस्टर शाह ने जो इनकी हमारी जो आंतरिक सुरक्षा की नीति थी उसको लेकर इन्होंने क्या किया कि जो LWE से निपटना, टैकलिंग मतलब निपटना, जो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था उससे निपटने को उन्होंने अपनी नीति का एक मेन हिस्सा माना, उसको मुख्य हिस्सा माना, उसको एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल लेगेसी, और यही चीज़ इनकी एक तरीके से राजनीतिक विरासत है। मतलब कल को जब मिस्टर शाह चले जाएंगे या फिर जब अपनी पद छोड़ेंगे तो हम लोग याद रखेंगे कि हाँ भाई, एक होम मिनिस्टर हुआ करते थे जिन्होंने भारत से नक्सलवाद खत्म कर दिया। नॉट सरप्राइजिंगली, कह रहा है कि ये आश्चर्यजनक नहीं है, ही मेड इट अ पॉइंट टू कंट्रास्ट द मेजर्स and milestones under his watch with those of the UPA regime on this front। कह रहा है कि इन्होंने इस बात पर जोर दिया है ताकि वो ये जो इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, मेजर्स मतलब जो अमित शाह ने स्टेप्स उठाए हैं, माइलस्टोन्स मतलब जो भी अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त करी है उस स्टेप से, इनकी निगरानी में, अंडर हिज वॉच का मतलब होता है कि अमित शाह की निगरानी में या फिर अमित शाह के कंट्रोल में जो उन्होंने काम करवाया है, उन्होंने यूपीए रिजाइम, यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, उससे कंट्रास्ट एक तरीके से कंपेयर किया है कि किस तरीके से यूपीए ने नक्सलवाद को हैंडल किया था और किस तरीके से अमित शाह ने इसको हैंडल किया है। उन्होंने जानबूझकर इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको सफलता मिली है। तो अच्छा, राजनीतिक आदमी जो होता है वो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करता है, भाई देखो हमने इतना कर दिया, तुम नहीं कर पाए। Former Prime Minister Manmohan Singh had flagged LWE as the biggest internal security challenge। कह रहा है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले वाले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने LWE को लेकर चेतावनी दी थी कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, एक समस्या है। बिफोर द कंट्री, उन्होंने देश के सामने ये बात कही थी। एंड हिज गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसी वजह से उनकी जो गवर्नमेंट थी, मतलब मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था इन 2009 और 10, 2009 और 10 में, मतलब यूपीए सरकार ने ये एक ऑपरेशन चलाया था। एन एक्सपेंसिव पैरामिलिट्री ऑफेंसिव दैट फेस स्टिफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज एलाइज। एक्सपेंसिव मतलब
बहुत ज़्यादा जो ब्रॉड हो, ठीक है। कह रहा है कि एक पैरामिलिट्री वही ऑफेंसिव मतलब हमला करने वाली जो एक व्यापक नीति थी इन्होंने 2009-10 में चलाई थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था इन्हीं के साथियों से। एलाइज मतलब साथी, स्टिफ मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा तीव्र आलोचना का इनको सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय यूपीए की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से बहुमत की नहीं थी। उसमें बहुत से पार्टीज जो थी मिलजुल कर उन्होंने पार्टियां बनाई थी। तो क्या था कि यूपीए सरकार ने तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह ने तो उन्होंने ऑपरेशन चलवाया, मगर जो उनके साथी थे जो पार्लियामेंट में बैठे उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी इसकी। द बेल्ट ऑफ मॉइस्ट इन्फ्लुएंस एट इट पीस, कह रहा है कि ये जो मॉइस्ट क्या प्रभाव था, एक बेल्ट थी पूरी जहाँ पे ये नक्सलवाद फैला हुआ था, वो पूरे पीक में था, अपनी उफान में था, हाईएस्ट पॉइंट में था। टच ओवर 180 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग ट्राइबल फॉरेस्ट एंड मिनरल रिच एरियाज इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और ये कम से कम 180 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फैल गया था, जिसमें इसने क्या किया था कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, जो आदिवासियों के एरिया होते हैं, उसको भी इसने कवर कर लिया। वहाँ के जो जंगल हैं उसको भी कवर कर लिया। जो मिनरल रिच एरियाज हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत हैं उसको भी कवर कर लिया। और ऐसा कहाँ कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, उड़ीसा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। एक तरीके से ये वाली जो बेल्ट है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है नक्सलवाद। अगर आप उड़ीसा जाओगे, अब तो पता नहीं, मैं एक बार गया था उड़ीसा में, तो मुझे याद है कि ट्रेन एक ऐसे पोजीशन से गुजरती थी जहाँ पर आर्मी वाले आ जाते थे कि अगर कोई हमला होगा तो हम यात्रियों को बचाएंगे। द अप्रोच टू टैकलिंग LWE देन वॉज मोर हेजिटेंट एंड मेजर्ड। कह रहा है कि पहले जो यूपीए गवर्नमेंट ने LWE को, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको टैकल करने की जो उनकी अप्रोच थी, उनका तरीका था, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेजिटेंट वाला था, कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे, बहुत ज़्यादा कड़े शायद सख्त कदम नहीं उठाते थे, और काफ़ी ज़्यादा मेजर्ड था, मतलब संतुलित तरीके से काम करते थे। माइंडफुल ऑफ द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, कह रहा है कि एक तरीके से उन्होंने जो ह्यूमन है, लाइफ की ध्यान भी रखा, माइंडफुल और मतलब ध्यान रखते हुए, और जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको हानि ज़्यादा ना पहुँचे या उनको नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ को भी ध्यान में उन्होंने चीज़ रखी। मिस्टर शाह लॉन्च एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिलिट्रियस्ट स्ट्रेटजी विच ही रिट्रेटेड इन हिज स्पीच। कह रहा है कि वही जो अमित शाह थे, इन्होंने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिलिटरिस्ट स्ट्रेटजी, मतलब एक ऐसी रणनीति जो कि मिलिट्री वाली थी, जिसमें बिल्कुल भी वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते थे, इस तरीके की रणनीति इन्होंने अपनाई, लॉन्च करी। विच ही रीइटरेटेड इन हिज स्पीच, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में बार बार दोहराया था। ही सेड द गवर्नमेंट हैड अ डुअल अप्रोच। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास दो तरीके की अप्रोच है। एक तो है डायलॉग, बातचीत, एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दोज हु सरेंडर्ड आर्म्स, और एक तरीके से पूर्ण निर्वास, कि लोगों को दोबारा लाकर मेन सोसाइटी में उनको इंक्लूड किया जाए, उनको हर चीज़ सुविधाएं दी जाए, हर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो हम लोग को अवेलेबल हैं। और मगर उसमें को करना क्या होगा कि उनको अपने जो आर्म्स है, हथियार है, उसको सरेंडर करना होगा, उसको एक तरीके से छोड़ना होगा। एंड नो मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, फॉर दोज हु रिफ्यूज, और बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगी सरकार जो लोग इसको मतलब अपने आर्म्स जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। अगर वो हथियार उठाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनसे फिर कोई भी ना तो डायलॉग होगी ना कोई बातचीत होगा। तो सरकार का ये डुअल अप्रोच था। हिज स्वीपिंग स्ट्रेटजी स्ट्रीम रोल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स हु वर ब्रांडेड अर्बन नक्सल्स। स्वीपिंग का मतलब है एक ऐसी रणनीति जो कि बहुत ज़्यादा व्यापक हो, ब्रॉड हो, ठीक है, ब्रॉड स्ट्रेटजी ऐसे कह सकते हो। हिज ब्रॉड स्ट्रेटजी स्ट्रीम रोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, सप्रेस कर देना। तो इन्होंने जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, समझ ही रहोगे, जो ह्यूमन राइट्स के लिए बोलते हैं, एक तो उनकी आवाज़ दब गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने दो तरीके की अप्रोच है कि या तो हमारी बात मान लो, बातचीत करो, अपना दोबारा से हमारे साथ इंक्लूड हो जाओ, या फिर भाई तुम अगर हथियार उठाओगे तो मार दोगे। तो एक बताओ, तुम सपोर्ट कर सकते हो ऐसे व्यक्ति का जो हथियार उठा रहा है? तुम कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इस स्ट्रेटजी से क्या हुआ कि ये कुचल गए, ये दब गए। और जो एकेडमिक्स हु वर ब्रांडेड अर्बन नक्सल, जो मतलब सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, हो सकता है जो सरकार के साथ भी बैठे हुए हैं, उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, जो कि इन माओवादी या नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं इंटरनली, वो भी कुछ नहीं बोल पाए।
Police measures went far beyond even in the harsh provisions of India's anti-terrorism laws. कह रहा है कि इनसे निपटने के लिए जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, नक्सलवाद थे, पुलिस ने इतने ज़्यादा ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल रूल थे किसके लिए, एंटी टेररिज्म के लिए, उससे भी वो आगे निकल गए. मतलब एक टेररिस्ट को टैकल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए जितने कठोर कानूनों का यूज़ होता है, पुलिस ने इन नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए उससे भी ज़्यादा टफ कदम उठाया, उससे भी ज़्यादा टफ कानून को अपनाया. स्ट्रैंगलिंग फ्रीडम्स, कह रहा है कि गला घोट दिया आज़ादी का. स्ट्रैंगल मतलब गला घोटना. एंड डिस्टॉर्टिंग जुडिशियल प्रोसेस, और जो जुडिशियल प्रोसेस था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, बिखेर दिया. डिस्टॉर्ट मतलब ख़राब कर दिया. जुडिशियल प्रोसेस क्या मतलब, कोर्ट कचहरी ये सब जितना भी प्रोसेस था उसको भी पूरी तरीके से उनसे एक तरीके से अधिकार छीन लिया कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो. द पैरामिलिट्री ऑपरेशंस हैव इन ऑल प्रोबेबिलिटी decapitated the military capabilities of the insurgents. डिकैपिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. कह रहा है कि ये जो पैरामिलिट्रीज़ ने ऑपरेशन चलाया, इससे ये पूरी संभावना है कि जो ये इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स का मतलब होता है जो विद्रोही हैं, है ना, जो रेबल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनकी जो मिलिट्री ताकत है, जो सैन्य क्षमता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है. ओपनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट प्रेजेंस इन सम ऑफ द लीस्ट गवर्नड रीजन ऑफ द कंट्री. कह रहा है कि इससे ये संभावना उठी है कि अब गवर्नमेंट उन एरियाज़ में अपना कंट्रोल पा सकती है या फिर अपना एक तरीके से रूल चला सकती है जहाँ पे पहले हम बहुत ज़्यादा सरकार की पहुँच नहीं थी. Mr. Shah said that a campaign to establish a school in every village and provide Aadhaar and ration card to residents in some of the worst affected areas has already begun. कह रहा है कि अमित शाह जी का कहना है कि अब एक कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है जिसमें वो हर गांव में एक स्कूल देंगे और आधार राशन कार्ड देंगे उन निवासियों को जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एरिया जो हैं वो इस नक्सलवाद से अफेक्टेड थे, प्रभावित थे. ही इज़ राइट, वो सही हैं. दैट मोइस्ट आर आइडियोलॉजिकली अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि ये जो मोइस्ट थे या नक्सलवाद थे, इनकी जो विचारधारा थी आइडियोलॉजिकली, मतलब जो इनकी विचारधारा थी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, एक तरीके से हमारे संविधान के खिलाफ थी. विच इज़ अ पोजीशन डीलिंग्ड फ्रॉम डेवलपमेंट और इट अपसेट. कह रहे हैं कि मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाया या डेवलपमेंट का अभाव रहा, उससे कोई मतलब नहीं है. कह रहे हैं कि मोइस्ट भले ही हमारी डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे, हमारी सरकारों को नहीं मानते थे, मगर सरकार को एक तरीके से ये एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि वहाँ पे डेवलपमेंट इस वजह से नहीं पहुँचा. ये थोड़ी सी अजीब अटपटी बात है. क्यों? क्योंकि जो मोइस्ट थे वो उनके पास हथियार थे और काफ़ी बार ऐसे एरियाज़ में सरकारी जितने भी कर्मचारी होते थे या फिर आप वहाँ घूमने भी जाओ तो कई बार अटैक हो जाता था, या फिर मीडिया वाले आ जाते थे तो उनके ऊपर भी अटैक हो जाता था. तो हो सकता है किसी किसी इलाके में ये बात सही भी हो कि शायद बहुत ही ज़्यादा अगर डेवलपमेंट नहीं पहुँचा तो इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है. नेवरदलेस, फिर भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज़ इम्परेटिव. इम्परेटिव मतलब बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हो, एसेंशियल हो. कह रहे हैं इंक्लूसिव मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सभी शामिल हों, सारे समाज के वर्ग शामिल हो, तो एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सब बढ़ें. तो कह रहा है कि इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है अगर हमें एक स्टेबल पीसफुल सोसाइटी चाहिए, एक स्थिर और एक शांत प्रिय जो समाज चाहिए, तो हमको सबका ही डेवलपमेंट करना होगा. द डिफीट ऑफ LWE एक्सट्रीमिज्म शुड नॉट एक्सेलरेट क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. कह रहा है कि सरकार ने ये जो LW एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर दिया, उसको हरा दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके एक तरीके से जो पूंजीवादी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सरकार के क्लोज हैं, क्रोनी का मतलब यहाँ पे है जो क्लोज फ्रेंड हैं या सरकार के एक तरीके से साथी हैं, उनको एक तरीके से मौका मिल जाए कि वो अब ऐसी जगह जाएँ वहाँ पर और नक्सलवाद वाले एरिया में वहाँ के खनिज पदार्थों का एक्सट्रैक्शन करें, उसको निकाल लें बहुत तेज़ी से, मतलब अपने फ़ायदे के लिए. इसका मतलब ये नहीं है. एंड फर्दर एलिनेट
ट्राइबल राइट्स, और जो ट्राइबल लोग हैं उनके अधिकारों को उनसे और ज़्यादा जुदा कर दें। एलिनेट मतलब किसी को और ज़्यादा किसी चीज़ से अलग कर देना, मतलब कि इसका वो फ़ायदा ना उठाएं जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो सरकार की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, उनके दोस्त हैं, कि वो ऐसी जगह जाकर एक्सट्रैक्शन करें और वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या ट्राइबल लोग हैं उनके अधिकारों को उनसे जुदा कर दें। इंस्टेड कह रहा है कि इसके बजाय इट मस्ट लेड टू द जेन्युइन एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्राइबल, कि एक तरीके से वास्तव में जो ये ट्राइबल्स के अधिकार हैं उसकी बढ़ोतरी हो, एक्सपेंशन हो। देयर सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और वो क्या कहते हैं ठीक ठाक रूप से, सब्सटेंटिव मतलब सब्सटेंशियल वास्तव रूप में वो हमारी जो लोकतंत्र है उसका हिस्सा बने, वो पार्टिसिपेट करें। एंड अकाउंटेबिलिटी इन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, और जो भी खनिज पदार्थ इनके एरिया से एक तरीके से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी तय हो। मिस्टर शाह डिजर्व्स क्रेडिट फॉर लीडिंग द ऑपरेशनल सक्सेस इन कर्टेलिंग LWE। कह रहा है कि मिस्टर शाह को ये एक तरीके से क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशनल सक्सेस पाई है LWE के कंट्रोल को कम करने का। कर्टेलिंग का मतलब होता है कम करना, लिमिट करना। ही मस्ट नाउ लीड अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकन्सिलिएशन, अब उन्हें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे मेल मिलाप बढ़े। रिकन्सिलिएशन मतलब लोगों के बीच में मेल मिलाप बढ़े। एंड हील द वुंड्स ऑफ द बैटल, और जो इस युद्ध से लोगों को हानि हुई है, चोट पहुंची है, अब उसको ठीक किया जाए। हील द वुंड्स का मतलब है जो उनको जख्म लगे या जो भी उनके साथ हुआ, अब उसको उभरने का मौका उनको देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार व्हाट स्पेसिफिक माइल स्टोन डिड होम मिनिस्टर अमित शाह अचीव ऑन March 30। बताओ उनको क्या प्राप्त हुआ 30 मार्च को, कि भाई नक्सलवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ही लॉन्च अ न्यू पार्लियामेंट्री ऑफेंसिव कॉल्ड ऑपरेशन ग्रीन हंट, नहीं, ही डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी नक्सल फ्री अ डे अहेड ऑफ हिज ओन डेडलाइन। तो बी करेक्ट है। हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द डिफरेंस बिटवीन द UPA's अप्रोच एंड मिस्टर शाह स्टडी। कह रहा है कि ऑथर ने यूपीए की अप्रोच जो नक्सलवाद के लिए थी उसको किस तरीके से बताया है, और जो मिस्टर शाह की स्ट्रेटजी थी उसको किस तरीके से बताया, उसके बीच में क्या अंतर बताया है। भाई जो यूपीए की अप्रोच थी वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मेथड थी, हेजिटेंट थी, पढ़ा था। और मिस्टर शाह की जो स्ट्रेटजी थी वो एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्ट्रेटजी नहीं थी। उन्होंने डुअल अप्रोच अपनाई थी कि अगर बातचीत करोगे तो भाई दोस्त बन जाओ, बातचीत नहीं करोगे तो मारे जाओगे। इस तरीके की अप्रोच थी मिस्टर शाह की। द यूपीए अप्रोच वॉज स्ट्रिक्टली मिलिटरिस्ट वाइल मिस्टर शाह फोकस्ड ओनली ऑन डायलॉग, नहीं, मिस्टर शाह फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज वाइल द यूपीए फोकस्ड ऑन मिनरल रिच फॉरेस्ट बेल्ट, ऐसा तो कहीं बात ही नहीं हुई है। बोथ एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूज टू यूज पैरामिलिट्री फोर्सेज, नहीं, द यूपीए वॉज हेजिटेंट एंड मेजर्ड वाइल मिस्टर शाह यूज अ स्वीपिंग मिलिटरिस्ट स्ट्रेटजी। तो डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द डुअल अप्रोच, कह रहा है कि क्या डुअल अप्रोच क्या थी, मेंशन बाय द होम मिनिस्टर इन हिज स्पीच। अभी मैंने बात करी डुअल अप्रोच की क्या थी। फोकसिंग ऑन, नहीं, ये थी कंबाइनिंग डायलॉग फॉर दोज हु सरेंडर, मतलब जो लोग सरेंडर कर देंगे उनके साथ बातचीत होगी। विद नो मर्सी फॉर दोज हु रिफ्यूज, और जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाएगी। तो यही डुअल अप्रोच थी, तो सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म रेज्ड बाय द ऑथर रिगार्डिंग द रीसेंट एंटी नक्सल ऑपरेशन, कह रहा है कि किस तरीके की आलोचना जो है वो ऑथर द्वारा रेज की गई है इस एंटी नक्सल ऑपरेशन जो कि हाल ही में चलाया गया। द ऑपरेशन फेल टू इस्टेब्लिश एनी स्टेट प्रेजेंट इन द गवर्न रीजन, कह रहा है कि इस ऑपरेशन से ये हुआ कि किसी भी तरीके का गवर्नमेंट कंट्रोल उन इलाकों में नहीं आ पाया जहाँ पे ये ऑपरेशन चले, ऐसा तो कहीं नहीं है। द स्ट्रेटजी वॉज टू लीनियंट, कह रहा है कि जो रणनीति वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थी, क्रूअल नहीं थी, ऐसा भी कहीं नहीं है। द मेजर्स डिस्टॉर्टेड जुडिशियल प्रोसेस एंड स्ट्रेंगल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम, हाँ ये जरूर बोला था कि एक तरीके से उनके जो जुडिशियल प्रोसेस अधिकार एक तरीके से कि वो कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इन सब को जो छीन लिया गया था, और उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको स्ट्रैंगल्ड कर दिया गया था, एक तरीके से उसको उसका गला घोट दिया गया था। तो यही बात थोड़ा सा जो ऑथर था इस चीज़ को लेकर उसने आलोचना करी थी सरकार की, तो सी करेक्ट है। What does the author suggest should be the priority
फॉलोइंग द डिफीट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कह रहा है कि ऑथर के सजेशन के अनुसार सरकार की अब क्या प्राथमिकता होनी चाहिए जब उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरीके से हरा दिया है। उसके बाद अब सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि अब एक तरीके से मेल मिलाप को बढ़ाए और उन घावों को भरने की कोशिश करे जो इस युद्ध के दौरान हुए हैं। तो क्या हो सकता है? एक्सलरेटिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं। ट्रांजिशनिंग टूवर्ड अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन मतलब मेल मिलाप, एंड हीलिंग वॉर टाइम वर्ड्स, और उन घावों को भरने का मौका देना चाहिए जो इस युद्ध में हुए थे। तो बी एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है। Imagine you have agreed to meet up with a new dash who you hope might become a good friend। कह रहा है कि इमेजिन करो कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो जो कि तुम्हारा आगे चल के एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है। You arrive at the bar, तुम बार में पहुंचते हो, but they fail to dash at the agreed time। मगर वो व्यक्ति जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो उस टाइम पे नहीं आता है जिस टाइम पे तुम मिलने का एक तरीके से टाइम फिक्स हुआ होता है। यू सिट, वहां तुम बैठ जाते हो, नर्सिंग योर कॉकटेल, कॉकटेल मतलब पता ही होगा ड्रिंक ना, तो वो लोग अपनी ड्रिंक को पीते रहते हो। फीलिंग द टिक ऑफ टाइम पासिंग विद एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग, और तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा इस चीज को महसूस कर रहा होता है कि धीरे धीरे करके समय जो है वो गुजर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर, कह रहा है कि आधे घंटे बाद, यू गिव अप, तुम हार मान लेते हो, एंड लीव, और वहां से चले जाते हो। When you are on the road, जब तुम रास्ते में होते हो, you receive a message, तो तुम्हें एक मैसेज आता है, सॉरी माफ करना, my brother just had a car accident, मेरे ब्रदर का कार एक्सीडेंट हो गया था, and I need to help him, और मुझे उसके लिए जाना पड़ा। Can we arrange for another day, क्या हम किसी और दिन के लिए रख सकते हैं ये जो मीटअप था हमारा। डू यू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कह रहा है कि क्या तुम इस संदेह का उनको लाभ दोगे। ऑफर सिंपैथी, क्या उनके सहानुभूति जताओगे। एंड फिक्स अ न्यू डेट, क्या उनके साथ एक नई डेट फिक्स करोगे। और डू यू अज्यूम दैट दे आर लाइंग, या फिर ये मान लोगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। ब्लॉक देम फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, और अपने सारे कॉन्टैक्ट से उनको ब्लॉक कर दोगे। टेल यूर सेल्फ द सिचुएशन जस्ट कन्फर्म्स वॉट यू हैव ऑलवेज नोन, और तुम अपने आप को यही कहोगे कि ये सिचुएशन वैसी ही है जैसा हर बार होता है। पीपल आर फंडामेंटली अनरिलायबल, लोग मूलभूत तरीके से अनरिलायबल है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। योर इंस्टेंट रिएक्शन टू सिनेरियोज लाइक दिस, कह रहा है कि जो तुम्हारा ये इंस्टेंट रिएक्शन होता है, अचानक से जो रिएक्शन आता है ऐसी सिनेरियोज में, ऐसी कंडीशंस में, मे बी फार मोर रिवीलिंग दैन योर इमेजिन, वो तुम्हारे व्यक्तित्व या फिर तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बता सकता है जितना तुम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, कह रहा है कि पिछले 20 सालों से साइंटिस्ट हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन मेजरिंग पीपल ट्रस्ट इन अदर्स, जो साइंटिस्ट है हमारे वो ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को नापने में कि लोग किस तरीके से लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं, एंड इट्स वाइडर कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके परिणाम क्या होते हैं आगे चलकर। सरप्राइजिंगली, कह रहा है आश्चर्यचकित रूप से, दे हैव फाउंड दैट एक्सट्रीमली डैश डिस्पोजिशन मतलब होता है झुकाव, टू लिटिल टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम लाइज एंड स्कैम, की कह रहा है कि आश्चर्यचकित रूप से पता ये चला कि अगर बहुत ज्यादा किसी चीज पे झुकाव है तब भी हम लोगों को झूठ और स्कैम से नहीं बचा सकते हैं। देखते हैं किस पे झुकाव है। बट ऑल्सो हैव एडेड द एडेड ड्रॉबैक ऑफ इनविटिंग द सिनिक्स सोशल लिव्स, कह रहा है कि और फिर भी ये एक दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर डाउट करने की प्रवृत्ति है तो इससे भी आपको नुकसान पहुंचता है। सिनिक होगा यहाँ पर कि एक तरीके से जो डाउट करने का आपका झुकाव है ना, वही फिर भी वो आपको झूठ और स्कैम से बचा नहीं पाता है। मतलब आप जो हर बात में डाउट करते रहते हो उससे भी आप जो समाज में झूठ है या स्कैम है उससे बच नहीं पाते हो। While there is no dash way to tell who is and is not trustworthy, कह रहा है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम बता सकें कि कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं है। The latest research offers some techniques to avoid being dash while maintaining our faith in humanity, कह रहा है कि कुछ हालिया में रिसर्च आई हैं जो कि हमें कुछ टेक्निक्स के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से हम स्कैम होने से बच सकते हैं और साथ ही साथ मानवता में हमारा भरोसा भी बरकरार रहे, इस चीज को भी कर सकते हैं।
फ्रॉम सीकिंग आउट द गुड इन अदर्स टू शिफ्टिंग योर माइंडसेट। कह रहा है कि हमें दूसरों में अच्छा देखने से और अपने माइंडसेट को चेंज करने तक रीड ऑन टू लर्न हाउ यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ विदाउट हार्म ऑफ सिनिज्म। कह रहा है कि आगे पढ़ो कि किस तरीके से तुम अपने आप को बचा सकते हो इस जो सिनिज्म प्रैक्टिस है, मतलब जो बहुत ज्यादा संदेहपूर्ण वाली जो प्रैक्टिस है उससे। ठीक है, इमेजिन यू हैव एग्रीड टू मीट अप विद अ न्यू डैश। किससे? एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब जो होता है जिसको आप जानते हो, पार्ट ऑफ स्पीच होती है, इसकी नाउन होती है। सब ऑर्डिनेट मतलब आपका जूनियर। विद आप अपने जूनियर से मिलोगे दोस्ती करने के लिए? नहीं। अकम्प्लिश को तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है। जो आपकी क्राइम का साथी होता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। एडवर्सरी दुश्मन, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बेस्ट यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यू हैव एग्रीड टू मीट अप विद अ न्यू एक्वेंटेंस, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको आप जानते हो, उससे आप मिलने का हुआ और आपको लगता है कि वो आगे चल के आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। यू अराइव एट द बार, कह रहा है कि आप बार पहुंचते हो बट दे फेल टू डैश एट द एग्री टाइम, मगर वो उस तय समय में नहीं आ पाते हैं। टर्न अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? किसी के अपोज हो जाना मतलब है? नहीं। टर्न अप का मतलब है कहीं पे अराइव करना, पहुंचना, इसका मतलब होता है अराइव करना। हाँ, तो ये हो सकता है। टर्न ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पलट देना। टर्न इन का मतलब होता है किसी चीज को सबमिट करना, जमा करना, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है, टर्न अप एट द एग्रीड टाइम। Surprisingly, they have found that extremely dash disposition do little to protect people from lies and scam. हमने देखा था यहाँ पे cynic होना चाहिए था ना, extremely cynic आ रहा था। देखते हैं cynical, हाँ एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, कि आश्चर्यचकित रूप से ये पता चला कि बहुत ज्यादा अगर आपका संदेहपूर्ण एक तरीके से आपका बिहेवियर है, झुकाव है, उससे भी आप लोगों के झूठ या स्कैम से नहीं बच सकते हो। मतलब भले ही आप समाज में रहते हो, सोचो अच्छा ये भी झूठ बोलता है, ये भी ट्रिक करता है, कहीं यहां से स्कैम ना हो जाए, उसके बावजूद भी आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होना चाहिए? सेनिकल होना चाहिए। कंबस्टिबल मतलब जो जलता हुआ, जो जल सकता है, वो कम कोई मतलब नहीं है। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसा चीज जो चीज रियल हो, है ना, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। डॉर्मेंट का मतलब जो इनएक्टिव हो, जो मतलब एक तरीके से निष्क्रिय हो, है ना, एक्टिव ना हो। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? डी है। वेयर देयर इज नो डैश वे टू टेल हु इज एंड इज नॉट ट्रस्टवर्दी। कह रहा है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम बता सकें कि कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं है। वेयर देयर इज नो एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक का मतलब होता है एक तरीके से कि ऐसा मॉडल जो हवा के दबाव को महसूस करे या उसको मैनेज करे, कोई मतलब नहीं है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के बारे में सुना होगा, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। फुल प्रूफ, कह रहा है ऐसा कोई भी फुल प्रूफ तरीका नहीं है जिससे हम बता सकें कि लोग भरोसे लायक हैं या नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर है। द लेटेस्ट रिसर्च, करा कि हाल ही की जो रिसर्च आई है, ऑफर सम टेक्निक्स टू अवॉइड बीइंग, उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे हम बच सकते हैं वाइल मेंटेनिंग आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी, और साथ ही साथ मानवता के ऊपर भरोसा भी रख सकते हैं। किस चीज से बच सकते हैं? इम्बार्ड होने का। इम्बार्ड का मतलब होता है किसी बॉडी को इस तरीके से रखा जाता है कि वो और ज्यादा खराब ना हो, डेड बॉडी को, कोई मतलब है नहीं। फर्मेंटेटेड का मतलब होता है ईस्ट उठाना, है ना, जो खाने में खमीर उठाई जाती है, कोई मतलब नहीं। हुक विंग्ड का मतलब होता है ट्रिक, धोखा खा जाना, हाँ तो हो सकता है ये। अब होल्स्टर का मतलब होता है कि फर्नीचर को सही करना, उसमें गद्दी अद्दी लगाना, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये पैराजम्बल है, ठीक है, इसमें S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, आपको P, Q, R और S जो है वो अरेंज करना है। एक बार ऑप्शन देख लो, ध्यान से समझ लो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, पूरा दिमाग लगा लो पहले अपना। I felt so ashamed of my name growing up that I never thought to correct people when they mispronounce it as pretty। कह रहा है कि मुझे अपने नाम की इतनी ज़्यादा शर्म आती थी नाम को लेकर जब मैं बड़ा हो रहा था, कि मैं कभी भी लोगों को सोचता नहीं था कि लोगों को करेक्ट करूं जब वो मेरे नाम को ठीक से बुलाते नहीं थे। प्रिटी नाम था उसका, तो लोग उसको सही से बुलाते नहीं थे, तो कहता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म लगती थी।
I thought I would be stuck hiding behind this strategy for the rest of my life, but then something remarkable happened in Mumbai. कह रहा है कि मुझे लगता था कि मुझे इसी स्ट्रेटजी के पीछे जिंदगी भर छुपना पड़ेगा। कह रहा है तभी मेरे साथ कुछ अलग असाधारण चीज हुई। कहाँ पर? मुंबई में। मतलब उसको अपनी नाम से प्रॉब्लम थी, ये बात समस्या आ गई। ओवर टाइम आई केम विद अ स्ट्रेटजी टू अवॉइड दिस एंजाइटी। कौन सी एंजाइटी? कौन सी एंजाइटी? क्या ये एंजाइटी कि लोग उसका नाम सही से बुलाते नहीं थे? ओवर टाइम कह रहा है कि समय के साथ साथ मैंने पास एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई। क्या तुरंत स्ट्रेटजी की बात करना यहाँ पे ठीक रहेगा? चलो देखते हैं। पी को अभी स्टैंड बाई में रखते हैं। नोइंग आई वुड हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड फेस देयर रिएक्शंस, आई ऑफन वांटेड द ग्राउंड टू सॉलो मी अप। कह रहा है कि ये जानते हुए कि मुझे लोगों को इंट्रोड्यूस करना होगा, अपने बारे में बताना होगा और फिर उनके रिएक्शंस को जो है फेस करना होगा, मैं ये चाहता था कि धरती मुझे निगल ले। आई हेटेड इट। कह रहा है मुझे नफरत थी। मोस्टली बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली टीज बाई क्लासमेट्स हु वुड से थिंग लाइक प्रिटी यू आर नॉट वेरी प्रिटी। कह रहा है कि मुझे मेरे जो क्लासमेट थे वो मुझे चिढ़ाते रहते थे, जो कि कहते थे हे प्रिटी यू आर नॉट वेरी प्रिटी। उसका नाम था प्रिटी और फिर बाद में लाइन जोड़ देते थे यू आर नॉट वेरी प्रिटी। दिस प्रॉब्लम फॉलोड मी फॉर ईयर्स। कह रहा है कि ये समस्या मेरे साथ काफी सालों तक रही। कॉजिंग मी टू ट्रेम्बल वेन एवर आई वॉक इन टू रूम ऑफ न्यू पीपल, जो कि मुझे कांपने में मजबूर कर देती थी। कह रहा है जब भी मैं नए लोगों के बीच में जाता था। अब S1 फिक्स है, S6 फिक्स है। क्या आना चाहिए S1 के साथ? एक चीज ध्यान दो, पहले तो चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं। R, R, P और S। इसका मतलब R या P या S आएगा। तो ये तो R होगा पहला सेंटेंस, या तो फिर S होगा या फिर P होगा। Q से अभी हमें दिमाग नहीं लगाना है। दिस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम फॉलोड मी फॉर ईयर्स। कौन सी? यहाँ पे कौन किसी प्रॉब्लम की बात करी उसने? अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उसने नहीं बताई। उसने सिर्फ ये बताया कि लोग मेरे नाम का गलत उच्चारण करते हैं। तो अभी एस को नहीं लाएंगे। ओवर टाइम कह रहा है आई केम अप विद स्ट्रेटजी टू अवॉइड दिस एंजाइटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। वो कह सकते हैं सर यहाँ पे मिस प्रोनाउंस प्रिटी है, इसी एंजाइटी इसी डर की बात कर रहा होगा वो। और यहाँ पे आर देखो, आई हेटेड इट मोस्टली बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली टीज्ड बाई क्लासमेट्स हु वुड से थिंग्स लाइक प्रिटी यू आर नॉट वेरी प्रिटी। अब अगर हम P को यहां रखते हैं तो फिर R को कहां रखेंगे? S तो होगा नहीं, तो या तो R होगा या तो P होगा। तो बेस्ट यहां पे रहेगा R। क्यों? क्योंकि R पे ध्यान दो कि एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बीच में यूज करने वाला नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे नफरत थी इस चीज से कि लोग मेरा जो प्रिटी नाम था उसको मिस प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, और कह रहा था इस वजह से क्योंकि ज्यादातर जो मेरे क्लासमेट थे मुझे चिढ़ाते रहते थे। S1 के बाद हम R से स्टार्ट कर सकते हैं। आई हेटेड इट मोस्ट बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली टीज्ड बाई क्लासमेट्स। ठीक है, उसके बाद देखो अब कह रहा है ये दिस प्रॉब्लम काफी सालों तक रही और उसने मुझे एक तरीके से डरने में मुझे एक तरीके से अंदर डर भर देता था जब भी मैं नए लोगों के बीच में जाता था। और कह रहा है ये जानते हुए कि आई वुड हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मुझे उन नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उनके रिएक्शन को फेस करना पड़ेगा, तो मैं ये चाहता था कि भाई धरती मुझे निगल जाए। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है RSQ। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। फिर लास्ट में यहां पे तो P आ ही जाना है कि ओवर टाइम आई केम विद अ स्ट्रेटजी। अब एक तो ये R तो फिक्स लग रहा था, इसके बाद P भी फिक्स था। क्यों? अगर हम S6 को देखें, आई थॉट आई वुड बी स्टिक हाइडिंग बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी। इस रणनीति के पीछे मैं जिंदगी भर रहूंगा। अब P में देखो, कह रहा है आई केम अप विद अ स्ट्रेटजी। मैंने एक रणनीति के साथ मैंने बनाया था उसको, मैं उसको लेके आया था। तो इसी स्ट्रेटजी की बात जो है वो S6 में की गई है, इसीलिए P जो है वो S6 से पहले वाला स्टेटमेंट है। तो R और P की तो पोजीशन फिक्स थी, बस S और Q का ही करना था। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? RSQP। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास।
लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने दो वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।